हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। बच्चों, हम लोग मराठा साम्राज्य पढ़ रहे थे और आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे पेशवा प्रशासन और व्यवस्था। पेशवाओं के समय कैसी व्यवस्था थी मराठा साम्राज्य में और उनका प्रशासन कैसा था, कर व्यवस्था कैसा था, ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सत्ता का हस्तांतरण कब हुआ था? पूरी तरीके से पेशवाओं के हाथ में शक्ति कब आई थी? 1750 में संगोला की संधि के तहत। संगोला की संधि 1750 में हुई और इसके तहत जो छत्रपति था वो अब नाम मात्र का राजा रह गया और पेशवा वास्तविक शासक बन गया था। 1750 की संगोला की संधि के बाद पेशवा मराठा साम्राज्य का वास्तविक शासक बन गया, जबकि छत्रपति केवल महलों तक सीमित रह गए। बालाजी विश्वनाथ और बाजीराव प्रथम के समय से ही पेशवा का पद व्यवहार में वंशानुगत था, लेकिन संगोला की संधि ने इसे आधिकारिक कर दिया। यानी अब आधिकारिक ऑफिशियल रूप से आप कह सकते हैं ये पद वंशानुगत हो गया था। अब हम बात करते हैं प्रशासन का केंद्र पुणे था। पुणे यानी हुजूर दफ्तर था, यानी पूरा प्रशासन का केंद्र था पुणे। पुणे का जो पेशवा था उसका जो सचिवालय था वो हुजूर दफ्तर कहलाता था। पूना में जो पेशवा का सचिवालय होता था, जहाँ पेशवा रहता था, उसे हुजूर दफ्तर कहते थे। यहाँ शासन, व्यय, राजस्व संबंधी सारे रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाते थे हुजूर दफ्तर में। प्रशासनिक पदानुक्रम तो सबसे ऊपर साम्राज्य होता था जिसका मालिक पेशवा, फिर उसके नीचे सूबा या प्रांत होता था जिसका मालिक सर सूबेदार होता था, फिर उसके नीचे परगना, तरफ या महल होते थे जिनका प्रमुख मामलतदार या काम विस्तार होता था, और उसके नीचे होता था ग्राम यानी गांव, जहां का प्रमुख पाटिल होता था। प्रांत और परगना व्यवस्था। मामलतदार और काम विस्तार जिलों में पेशवा के प्रतिनिधि होते हैं। यानी तरफ, ये मैंने आपको बताया, यहाँ पे जो परगना या तरफ या महल है इसको जिला बोलते थे। यहाँ का जो शासक होता था वो मामलतदार या कम विस्तार कहलाता था और ये सीधे पेशवा का प्रतिनिधि होता था। शिवाजी के काल में ये अधिकारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदले जाते थे, यानी हस्तांतरण हो जाता था, किंतु पेशवाओं के काल में ये पद वंशानुगत हो गए। कर्नाटक का सर सूबेदार अपने मामलतदार स्वयं नियुक्त करता था। प्रत्येक जिले में एक कारकुन भी होता था। कारकुन यानी क्लर्क होता था जो सारी स्थितियों का रिकॉर्ड रखता था और सीधे केंद्र को जानकारी देता था। अब ग्राम प्रशासन की बात करते हैं तो दो अधिकारी होते थे, मैंने आपको पहले भी बताया था। जब शिवाजी का प्रशासन पढ़ाया था तो वहाँ भी ये मैंने आपको बताया था कि ग्राम स्तर पर दो अधिकारी होते थे, एक पाटिल या जिसको पटेल बोलते हैं और एक कुलकर्णी होता है। अब पाटिल जो होता था यह पद वंशानुगत होता था, गांव का मुखिया होता था। इसका काम था राजस्व वसूली करना, न्यायिक और पुलिस कार्य देखना, यानी न्याय व्यवस्था देखता था, पुलिस का कार्य भी करता था और राजस्व वसूली का कार्य करता था। सरकार से वेतन इसको नहीं मिलता था, बल्कि एकत्रित किए गए कर का एक हिस्सा रख लेता था, यानी कि जो राजस्व वसूलता था उसी में से अपना हिस्सा निकाल लेता था। अब कुलकर्णी की बात करते हैं तो ये पाटिल के अधीन कार्य करते थे, यानी ये पाटिल के नीचे होते थे। पाटिल के नीचे कौन होता था? कुलकर्णी। और ये गांव की भूमि का लेखा जोखा रखता था, यानी रिकॉर्ड्स रखता था, लेखपाल की तरह एक प्रकार से होता था। कुलकर्णी के अधीन चौगुले भी होते थे पाटिल की सहायता करने के लिए। चौगुले। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात करें तो 12 बलूते प्रणाली सिस्टम लागू थी। 12 बलूते यानी कि 12 प्रकार के कारीगर होते थे। बलूते का मतलब, या 12 बलूता का मतलब कारीगर, जो विभिन्न प्रकार के काम करते थे और इनको काम के बदले नगद वेतन नहीं मिलता था, बल्कि इनको खाने पीने की चीज़ें मिल जाती थी। ये देखिए, यहाँ हर प्रकार के कारीगर को दिखाया गया है। ये तराजू वाले हैं, ये मशीन वाले हैं, ये कपड़े बनाने वाले हैं, इधर अलग अलग तरह के, ये वाद्य यंत्र बनाते हैं, ये लोहार है।
मतलब गांव की औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 12 प्रकार के कारीगर होते थे। औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 12 प्रकार के कारीगर होते थे, तो इन्हीं को 12 बलूतेदार कहा गया है। सिक्कों की शुद्धता और भार की जांच करने के लिए एक अधिकारी होता था जिसको पोतदार बोलते हैं। राजस्व प्रणाली की बात करें तो भू राजस्व राज्य की आय का मुख्य स्रोत था। पड़ोसी राज्यों से सुरक्षा के बदले लिया जाने वाला 25% कर जो था वो चौथ कहलाता था, और इसकी वसूली काम विस्तार करते थे। जो ज़िले में जो प्रमुख होता था काम विस्तार, वही इसकी वसूली करता था। यानी ये किसी भी राज्य का 25% होता था, यानी 1/4 होता था। इसी प्रकार 10% और भी टैक्स लिया जाता था सरदेशमुखी के रूप में। साम्राज्य के प्रत्यक्ष अधीन क्षेत्रों से ये टैक्स लिया जाता था और इसकी वसूली गुमास्ता द्वारा किया जाता था। राजस्थान में मराठों ने चौथ और सरदेशमुखी के बजाय खानदानी और मामलात नामक कर लिया। अजमेर पर प्रत्यक्ष नियंत्रण रखा। तो ये याद रखने वाली बात है कि राजस्थान में जब मराठों ने नियंत्रण स्थापित किया तो वहाँ चौथ और सरदेशमुखी नहीं लिया, बल्कि खानदानी और मामलात नामक टैक्स लिया। चौथ का वितरण, चौथ की आय सबसे बड़ा हिस्सा 66% सेना के रख रखाव के लिए मराठा सरदारों को दिया जाता था। मतलब कितना परसेंट कहाँ पे खर्च किया जाता था ये यहाँ पर दिखाया गया है। तो 66% जो चौथ होता था वो मराठा सरदारों और सैनिकों के लिए खर्च किया जाता था, और 3% ऐसा होता था, मान लो 100 रुपये चौथ के रूप में वसूल किया गया तो 66 रुपये किस पे खर्च हो जाएगा? सेना पे। और 3 रुपये ऐसे रहेंगे जिस पे राजा की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो कहाँ खर्च करता है, उसको नाड गुंडा भी कहते हैं। और 6% ऐसा होता था जो पंत सचिव के लिए खर्च किया जाता था, यानी सचिव वगैरह होते थे उन पर खर्च किया जाता था, इसको सहोत्र बोलते हैं। और 25% होता था वो राजा या छत्रपति अपने लिए खर्च करते थे, जिसको बबती बोलते थे। तो ये था चौथ का खर्च। भूमि अधिकार और कृषि नीति, तो किसानों के प्रकार देखते हैं। एक किसान होता था मिरासदार, ये पैतृक अधिकार वाला किसान होता था, इसको बेदखल नहीं किया जा सकता था। और एक होता था उपरिस, ये बटाईदार या किराएदार किसान होता था, कभी भी बेदखल किया जा सकता था। तो उपरिस जो है ये बेदखल किया जा सकता था, किराएदार किसान होता था। और मिरासदार ये पैतृक अधिकार वाला होता था, इसको कभी बेदखल नहीं किया जा सकता था। नीतिगत बदलाव, ठेकेदारी प्रथा। बाजीराव द्वितीय ने कर वसूली का अधिकार नीलामी पर देना शुरू किया, यह नकारात्मक कदम था और इसे ही ठेकेदारी प्रथा कहते हैं। पेशवा माधवराव ने बंजर भूमि को खेती योग्य बनाने वालों को इनाम और कम कर का लाभ दिया। पेशवा माधवराव ने क्या कहा किसानों से कि अगर आप बंजर भूमि को खेती योग्य बना देते हैं तो उससे आपसे बहुत कम टैक्स लिया जाएगा और आपको इनाम भी दिया जाएगा। न्याय प्रणाली की बात करते हैं तो सबसे ऊपर पेशवा होता था, यानी सर्वोच्च न्यायाधीश। फिर उसके नीचे सूबे के सरसूबेदार होते थे, फिर ज़िले के मामलातदार, फिर गांव के पाटिल या पंचायत होते थे। दीवानी मामलों में पंच परमेश्वर होते थे। और जो न्याय दिया जाता था वो प्राचीन हिंदू स्मृतियों के आधार पर दिया जाता था। सैन्य संगठन की बात करें तो नगद वेतन शिवाजी के बजाय, देखिए शिवाजी के समय नगद वेतन दिया जाता था, लेकिन पेशवा के समय जागीरें दी जाने लगी। याद रखिए, शिवाजी के समय ज़्यादातर नगद वेतन दिया जाता था, लेकिन अब जागीरें दी जाने लगी। बाजीराव प्रथम ने गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को जारी रखा। यूरोपीय लोगों की नियुक्ति की गई। पुणे और जुन्नार में तोप बनाने के कारखाने भी स्थापित किए गए। कान्होजी आंग्रे के नेतृत्व में शक्तिशाली नौसेना रखी गई। भाषा, संस्कृति और समाज की बात करें तो मोडी लिपि जो थी ये सरकारी दस्तावेजों की लिपि थी। मोडी लिपि जो इतिहास वृतांत होता था वो बखर कहलाता था।
सौर कविताएं जो होती थी उसको पावडा बोलते थे, और जो सभासद होता था उसको मराठा आख्यायिका बोलते थे। विधवा पुनर्विवाह पर विधवा पुनर्विवाह पर एक टैक्स भी लगाया था, इसको पटदाम कहते हैं। मराठों ने विधवा पुनर्विवाह पर भी एक टैक्स लगाया था कि अगर कोई स्त्री या कोई पुरुष विधवा पुनर्विवाह करना चाहता है तो वो एक कर देगा, इसको पटदाम बोलते थे। तो कुल मिलाकर पतन के कारण हम देखें तो जागीरदारी प्रथा की वापसी, पेशवाओं ने जागीर प्रथा दोबारा शुरू की जिससे केंद्रीय प्रशासन कमज़ोर हुआ, सरदार शक्तिशाली हो गए। वंशानुगत पदों के वंशानुगत होने से योग्यता की अनदेखी हुई। ठेकेदारी, बाजीराव द्वितीय की राजस्व नीलामी प्रथा ने राज्य की आर्थिक नींव को खोखला कर दिया, एक विशाल साम्राज्य की नींव। पेशवा प्रशासन ने साम्राज्य का विस्तार किया किंतु आंतरिक संरचनात्मक बदलाव ही इसके पतन का कारण बने। तो अब आगे हम लोग बात करेंगे मराठा संघर्ष। ठीक है, अंग्रेज़ों से मराठे कौन कौन सा युद्ध लड़ते हैं, उसके क्या परिणाम और क्या कारण होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।